Hello student, I am a Dr. Samir Rastogi. Today we will discuss the second part of anti-tubercular agents, that is synthetic anti-tubercular agents and anti-tubercular antibiotics. हमने फर्स्ट पार्ट में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखा था और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में देखा था। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारी सिंथेटिक एंटी-ट्यूबरकुलर एजेंट्स हैं और कौन कौन सी एंटी-ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। In the next slide, the following compounds will be discussed like synthetic anti-tubercular agents, isoniazid, ethanamide, ethambutol, pyrazinamide, para-aminosalicylic acid, and the anti-tubercular antibiotics are rifampicin, rifabutin, cycloserine, streptomycin, capreomycin sulfate. जैसा कि आपके सिलेबस में ये ड्रग मेंशन है तो हम इनको ड्रग को वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें जो स्टार लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आइसोनियाजिड और पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, इसकी हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है और उसकी सिंथेसिस वगैरह को डिस्कस करना है। ठीक है, लेट्स डिस्कस सिंथेटिक एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स। द फर्स्ट वन, isoniazid. Isoniazid also known as isonicotinol hydrazide. Isonicotinol hydrazide. इसको रिप्रेजेंट करते हैं INS से। ठीक है, it is a synthetic derivative of nicotinic acid with antimycobacterial properties. It is often used together with rifampicin, pyrazinamide and either streptomycin और ethambutol. जैसे कि कैटेगराइज है फर्स्ट लाइन ड्रग में है, तो जहां पर हमने देखा था कि ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो केमिकली क्या है, ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड है। इसमें ये रिंग देख रहे हैं आप, ये पायरेटिन रिंग है, इसके साथ CONHNH2। तो इस पूरी रिंग को हम केमिकली बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं INS से। तो इसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिंथेसिस इसकी मेंशन है और इसका मैकेनिकल एक्शन हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसकी सिंथेसिस बहुत ही सिंपल स्टेप है, 2 स्टेप की सिंथेसिस है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल है इसका 4 मिथाइल पायरेडीन। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 मिथाइल पायरेडीन, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका ऑक्सीडेशन किया, जिससे कि हम बना pyridine carboxylic acid. ठीक है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर दैट रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड get the final product isoniazid, that is isonicotinonic acid hydrazide. तो ये इसकी सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हम बात करते हैं इसके यूजेस की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसके यूज एज एंटी ट्यूबरकुलर है, लेकिन isoniazid इज ऑफन यूज्ड टू ट्रीट लेटेंट एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, कि वो ट्यूबरकुलोसिस जहां पर हमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता लेकिन वो इन्फेक्टेड होता है पर्सन, और एक्टिव जहां पर हमें सिम्टम दिख जाते हैं। तो ये दोनों केसेस में यूज की जाती है। Isoniazid was widely used in the treatment of Mycobacterium avium complex as a part of regimen including rifampicin and ethambutol. तो वैसे कि हमने बताया था कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो ये इनके साथ rifampicin और ethambutol के साथ इनके इन्फेक्शन में यूज होती है। नाउ नेक्स्ट, या मैकेनिज्म एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है। तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, आइसोनियाजिड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। तो जितनी माइकोबैक्टीरियल की सेल वॉल है उसको ये उसको इनहिबिट करती है। कैसे करती है अब देखते हैं। आइसोनियाजिड फर्स्ट एक्टिवेटेड बाय बैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये याद करने वाली बात है कि बैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, वो इस आइसोनियाजिड को एक्टिवेट कर देता है, और वो जो बन, और इस एंजाइम का नाम है कैट जी। ये आप देख रहे हैं कैट जी। कैट जी कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल। जैसे कि आप ये सामने मैंने केमिकल रिएक्शन शो करी है कि आइसोनियाजिड कैट जी जो बैक्टीरियल एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, ये रिएक्शन हुई। फाइनली आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल रिएक्ट करता है NADH से। जो NADH में रिएक्शन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल है बैक्टीरियल की, इसमें NADH इन्वॉल्व है प्रोसेस में। तो वहां पर ये एडक्ट फॉर्म करता है, जिससे ये एडक्ट, ये जो एडक्ट होता है ये इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को। और माइकोलिक एसिड हम पहले भी बता चुके हैं, ये इस माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। इस वजह से ये प्रोसेस नहीं होगी और सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। ठीक है, द नेक्स्ट ड्रग है हमारी
Ethanamide. Ethanamide is a nicotinamide derivative with antibacterial activity used to treat tuberculosis. हमने isoniazid देखा और नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है इथेनामाइड है। सामने आपके स्ट्रक्चर है इथेनामाइड। इथेनामाइड क्या होता है? 2 इथाइल यानी 2 पोजीशन पे ये इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल पैराडीन 4 कार्बोथायोमाइड 1 2 3 4 2 इथाइल 4 कार्बोथायोमाइड, कार्बोथायामाइड क्योंकि इस पे एस ग्रुप है। ठीक है, तो ये केमिकली इसका एक नेम हो गया 2 इथाइल पैराडीन 4 कार्बोथायामाइड। इथेनामाइड इज a second line drug in the therapy of tuberculosis used only in combination with other agent and for drug resistance tuberculosis। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर, जिसमें फर्स्ट लाइन था और सेकंड लाइन था। सेकंड लाइन ड्रग्स वहां ली जाती हैं जहां पर फर्स्ट लाइन ड्रग की कैटेगरी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस कैटेगरी में आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ये एक सेकंड लाइन ड्रग है इथेनोमाइड और इसको कॉम्बिनेशन विद अदर एजेंट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें इसके मैकेनो एक्शन की। मैकेनो एक्शन में हम देखते हैं it inhibit the transfer of mycolic acid into the cell wall of the tubercle bacilli. It may also inhibit the synthesis of spermidine in mycobacteria. The action is usually bactericidal। जैसा कि हमने देखा कि ये बैक्टीरिसाइडल है और माइकोलिक एसिड को भी ये की सिंथेसिस को रोक रही है, जैसे कि हमने आइसोनियाजिड के मैकेनो एक्शन में देखा था। बट एक इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ स्पर्मिडीन। स्पर्मिडीन क्या है? एक पॉलीअमाइन डेरिवेटिव है। ये पॉलीअमाइन क्या करता है? ये बहुत हेल्प करता है इस माइकोबैक्टीरियम की ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कराने में। माइकोबैक्टीरियम के पास कुछ पॉलीअमाइंस होते हैं जिसमें एक स्पर्मिडीन होता है। ये स्पर्मिडीन जो भी हम उसके इनहिबिटेड ड्रग लेकर आ रहे हैं उनको रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, बट ये इथेनोमाइड ड्रग इसी को ही रोक देती है, जिससे ड्रग रेजिस्टेंस भी क्रिएट नहीं हो जाता। तो ये एक अच्छी ड्रग मानी गई। इसका यूजेस हमने पहले ही बता चुके, एंटी ट्यूबरकुलोसिस है में ये एजेंट में यूज करी जाती है एज ए सेकेंड लाइन रेजिमेन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ड्रग एज पर द सिलेबस इज इथाम्बुटोल। आपके सामने इसका रिंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है इथाम्बुटोल। ठीक है, NH दो अमाइन ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, ब्यूटॉल मतलब ऑल ग्रुप लगा हुआ है। तो इथाम्बुटोल इज ए इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव दैट इज इथेन 1,2 डायमीन in which one hydrogen attached to each of the nitrogen is substituted by 1-hydroxybutane 2-yle group। ठीक है, ऐसे इस कॉन्फ़िगरेशन में तो 1-hydroxybutane 2-yle ग्रुप जुड़ा होगा, OH ग्रुप अटैच्ड है और 2 अमाइन ग्रुप है। तो यानी कि हम कैसे कह सकते हैं ये इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव ऑफ दैट इज इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, and the next is mechanism action। It works by obstructing the formation of cell wall। अभी तक हमने देखा कि आइसोनियाजेट, इथेनामाइड सब सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे हैं, तो एक इथाम्बुटोल भी उस कैटेगरी में है। तो इसमें क्या होता है कि माइकोलिक एसिड अटैच टू द 5-hydroxy ग्रुप ऑफ डी अराबिनोज रेजिड्यू ऑफ अराबिनोगैलेक्टेन एंड फॉर्म mycolyl arabinogalactan peptidoglycan complex in the cell wall। It disrupts arabinogalactan synthesis by inhibiting the enzyme arabinoacyl transferase। अब हम बात करेंगे, देखो माइकोलिक एसिड सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। माइकोलिक एसिड क्या करता है? पूरी सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है? जो डी अराबिनोज रेजिड्यू उसके पास होता है जिसमें अराबिनोगैलेक्टिन बनता है, उसके साथ जुड़ जाता है और बनाता है माइकोलाइल अराबिनोगैलेक्टिन पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स। उससे उसकी सेल वॉल बन जाती है। तो इथाम्बुटोल जो है वो क्या कर रहा है? जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस कॉम्प्लेक्स को बनने में, ये देख रहे होंगे ये एंजाइम इथाम्बुटोल इसी को ही इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आगे का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, तो सेल वॉल टूट जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, डिसरप्शन ऑफ अराबिनोगैलेक्टिन सिंथेसिस इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड लीड्स टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल। तो ये जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो सेल लीकिंग और सेल वॉल इनहिबिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इट यूजेस। हम पहले भी जानते हैं ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज की जाती है। एंड द नेक्स्ट पारेजिनामाइड।
तो पायरेजिनामाइड का आपके सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि आइसोनियाजेट, इथेनामाइड, इथाम्बिटोल, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर थे। आइसोनियाजेट और इथेनामाइड में पायरेडिन रिंग थी। यहाँ है पायरेजिनामाइड, नाम से ही पता लग रहा है पायराजीन, मतलब 2 नाइट्रोजन ऑन 1 एंड 4th पोजिशन। देख रहे हैं आप जैसे रिंग में स्ट्रक्चर, तो ये पायराजीन रिंग है, ठीक है। और CuNH2 दैट इज अमाइड ग्रुप, तो नाम से ही पता लग रहा है पायराजीन अमाइड, नाम क्लियर हो गया। इट इज a pyrazine that is used therapeutically as an anti-tubercular agent. Pyrazinamide is a synthetic pyrazinoic acid amide derivative with bactericidal property. अभी हम बात करेंगे ये वर्ड कैसे आया पैराजिनोइक एसिड अमाइड, क्योंकि ये आगे बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी करता है। अब वो कैसे करता है तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये देख रहे हैं आपके सामने, ये बैक्टीरियल सेल है। तो पायराजिनामाइड सबसे पहले डिफ्यूज होगा ग्रेनुलोमा ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ग्रेनुलोमा एक वैक्यूल्स होते हैं जहां पर ये सेल इकट्ठी है। जैसे देख रहे हैं ये वैक्यूल है उसका, सेल का, बैक्टीरियल सेल का वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलेमा। ये पायराजिनामाइड जिसको हमने प्रेजेंट किया PZA से, तो PZA डिफ्यूज हो रहा है, फर्स्ट स्टेप दिस वन, ठीक है। तो पायराजिनामाइड डिफ्यूज हो गया और इसके ग्रेनुलोमा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पायराजिनामाइडेज कन्वर्ट, पायराजिनामाइडेज। ये एंजाइम तो क्या करता है, पायराजिनामाइड को ये कन्वर्ट कर देता है उसकी एक्टिव फॉर्म पायराजिनोइक एसिड, दैट इज POA, पायराजिनोइक एसिड। देख रहे हैं आप, पायराजिनोइक एसिड क्या करता है, इट इनहिबिट द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज। बैक्टीरिया क्या करता है, अपने फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है, तो वहां एक एंजाइम प्रेजेंट होता है फैटी एसिड सिंथेज, दैट इज FAS1, दिस वन। और ये बैक्टीरिया के फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये बैक्टीरिया को भी तो सरवाइव करना है, तो वो भी ऐसे कंपोनेंट को बनाता है। तो पायराजिनोइक एसिड जो पायराजिनामाइड से आया, वो इस एंजाइम को ही डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। और क्या होगा, पायराजिनोइक एसिड जो बन रहा था वो इस वैक्यूल में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको मैकेनो। तो मैकेनो क्या है कि फर्स्ट पायराजिनामाइड डिफ्यूजेस इनटू द ग्रेनुलोमा ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। After that, the enzyme present, pyrazinamidase, convert pyrazinamide to the active form of pyrazinoic acid, and this pyrazinoic acid inhibit the enzyme fatty acid synthase, which is required by the bacterium to synthesize fatty acid. And the accumulation of pyrazinoic acid was also suggested to disrupt membrane. ठीक है, और द यूजेस एज ए नाम हमें पता ही, पायराजिनामाइड एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है सच एज आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये पायराजिनामाइड हो गई। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी, लेट डिस्कस द इंपॉर्टेंट ड्रग पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, दैट इज PAS। तो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, आप हम देख रहे हैं सामने जो स्ट्रक्चर है, ये देखो एक सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, और NH2 फोर्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका दूसरा नाम है 4 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और 4 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज अमाइनो बेंजोइक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड कैटेगरी की है, ठीक है। तो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड की हमें सिंथेसिस पढ़नी, क्योंकि इसमें स्टार लगा है, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सिंथेसिस अगर हम देखें तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं हम इसमें 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड का हम सबसे पहले कराते हैं नाइट्रेशन, H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप आपका ये लग गया, ठीक है, 2 अमाइनो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आफ्टर दैट हम इस NH2 ग्रुप का कराते हैं डाई एजिटाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में, इससे डाइजोनियम सॉल्ट बना। उसके बाद फर्दर रिएक्शन हुई, उसके बाद नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड बना, पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड, और आयरन की प्रेजेंस में हमें जो मिला वो था पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल इज 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, नाइट्रेशन के बाद बना 2 अमाइनो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट। आफ्टर दैट जब डाइजोनियम सॉल्ट का रिमूवल हुआ NO2 का, नाइट्रोजन का, तो उसके बाद बना हमारा पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद हमने रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl,
तो NO2 group is converted into NH2 group, that is the para-amino-salicylic acid. अब हम देखते हैं इसका मैकेनो-एक्शन. Let's discuss the मैकेनो-एक्शन of para-amino-salicylic acid. इसका मैकेनो-एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल होता है पैरा-अमाइनो बेंजोइक एसिड से, ठीक है, पाबा, जिसको हम बोलते हैं पाबा. तो हम बात करते हैं इसके मैकेनो-एक्शन के बारे में. तो मैकेनो-एक्शन, इसका दो मैकेनो-एक्शन बताए गए हैं. आपको बुक में देखना है या कहीं भी आपको नोट्स मिलते हैं तो बुक में आप देखेंगे इसके दो मैकेनो-एक्शन है. ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाता है. तो फर्स्ट इसका जो मैकेनो-एक्शन है कि पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस विदाउट पोटेंशिएशन विद एंटीफोलेट कंपाउंड. तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पाबा के बारे में. जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, पाबा लेता है. पाबा को लेने के बाद वो सिंथेसाइज करता है डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यूज किया जाता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, क्योंकि इस पे आरएनए होता है. इसका आरएनए की सिंथेसिस के लिए ये इसका फूड है एक तरीके से, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. तो फोलिक एसिड सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि पाबा और पीएस, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये एक तरीके से एनालॉग है, मतलब स्ट्रक्चर इनका मिलता जुलता है. तो ये क्या करता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड टू टेरिडीन सिंथेसिस एक्ट एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस. तो पैरा अमीनो जो हमने बात की, पाबा जो होता है वो टेरिडीन सिंथेटेज फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है, दिस एंजाइम, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज. तो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है. तो अमाइनो सैलिसिलिक एसिड बाइंड टेरिडीन सिंथेटेज विद ग्रेटर एफिनिटी देन पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. मतलब ये है कि जो पाबा है वो भी इससे एक्ट करता है, और पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इससे बहुत तेजी से इसके पास एक्ट करता है, ग्रेटर एफिनिटी, ठीक है. उससे क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा और फोलिक एसिड नहीं बनेगा, और फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, ठीक है. अनदर सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड की, इट में इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल कंपोनेंट माइकोबैक्टीन, thus reducing iron uptake by Mycobacterium tuberculosis. अभी तक हमने जो देखा था कि सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे हैं अलग अलग मेथड से, आइसोनियाजिड, इथेनामाइड, इथाम्बुटोल. अब हम पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, अभी हमने बात करा कि फोलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाएगी, और फोलिक एसिड इसके बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन में काम आता है. तो जब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा. तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया. अब अगर इसका हम सेकंड मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है कि सेल वॉल में, माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल में एक कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीन, देख रहे हैं जैसे नाम लिखा है. तो क्या होगा कि अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, यानी कि जो पीएस है हमारा, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, इस कंपोनेंट को ही इनहिबिट करता है डायरेक्टली. उससे क्या होगा, आयरन का जो आयरन का अपटेक है वो नहीं हो पाएगा, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डेथ हो जाएगी, ठीक है. तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया. यूजेस की बात करें तो यूजेस में पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज एनालॉग ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड विद एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी, ठीक है. तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, तो इसका ये यूजेस हो गया. अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट कैटेगरी इज एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स. तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनका एंटी ट्यूबरकुलर, जैसे माइकोबैक्टीरिया में की ग्रोथ को रोकती हैं. तो आपके सिलेबस में मेंशन है, द फर्स्ट इज राफाम्पेसिन, जो कि हमने देखा था कि फर्स्ट लाइन कैटेगरी में यूज की जाती हैं, नाम है वहां पर उसका मेंशन है थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन में एंटीबायोटिक्स के साथ. तो इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, राफाम्पेसिन इज ए पॉलीकीटाइड belonging to the chemical class of compounds termed as ansamycin, so named because of their heterocyclic structure containing naphthaquinone core spanned by an aliphatic ANSA chain. देखिए आप लोगों ने अभी तक एंटीबायोटिक की कैटेगरी पढ़ी कि बीटा लैक्टम रिंग्स होती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइट्स, ठीक है, नेप्थेसिलिन, और तो ये हमने देखी रिंग्स. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो पॉलीकीटाइड. पॉलीकीटाइड का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं मैक्रोलाइड में. पॉलीकीटाइड में क्या होता है कि कार्बोनिल
ऑल्टरनेट रिंग होती है कार्बोनिल और मिथाइलिन रिंग की, ठीक है। और इसका एक केमिकल क्लास हमने दी, जब हम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक एंसामाइसिन भी एक कैटेगरी होती है। तो रेफाम्पिसिन कैटेगराइज होती है एंसामाइसिन, ये आपको याद करनी होगी। और इसके जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं पॉलीकीटाइड, और साथ में नेफ्थाक्विनोन, जैसे नाम बने नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। ये मॉइटी रहेगी दिस, ये हमारा हो गया नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। तो ये क्या होती है रेफाम्पिसिन? ए सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनेई, ठीक है। इट हैज ए ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग एक्टिविटी अगेंस्ट सेवरल फॉर्म ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म एक्शन की। अभी तक हम बात करते आए थे सेल वॉल इनहिबिटर, फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है। अब ये क्या करता है? इट इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी by forming a stable complex with the enzyme. It thus suppresses the initiation of RNA synthesis. Rifampin is a bactericidal and acts on both intracellular and extracellular organism. जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि आरएनए की सिंथेसिस हो रही है डीएनए से आरएनए, इनिशिएशन स्टेप जो कि प्रेजेंट होता है, हमारा जो एक एंजाइम इन्वॉल्व है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये वहां इस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है। उससे क्या होगा? जो आरएनए सिंथेसिस का स्टार्टिंग स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप, वो रुक जाएगा और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब यूज की बात करें, रेफेम्पिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक्स सच एज पायरेजिनामाइड, आइसोनियाजिड एंड इथाम्बुटोल। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम बार बार आइसोनियाजिड इन कैटेगरी को बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स, तो कभी कहीं कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली हमने एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स को अलग ही कैटेगराइज किया, जिसमें रेफेम्पिसिन इज द फर्स्ट फॉर्म। द नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे राइफाब्यूटेन। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें भी एक मॉइटी दिख रही है, दिस वन। तो राइफाब्यूटेन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस एंड प्रिवेंट and treat Mycobacterium avium complex. It is a semi-synthetic एंसामाइसिन antibiotic with potent antimycobacterial property. अभी हमने बात करा था एंसामाइसिन कैटेगरी, तो ये केमिकल कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की एंसामाइसिन। Important, it is typically only used in those who cannot tolerate rifampicin या rifampin, such as people with HIV on antiretroviral therapy, ठीक है। ये जो क्या होता है कि जब HIV इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम आता है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ ये एंटीबायोटिक दी जाती है राइफाब्यूटेन, ठीक है। अभी रेफाम्पिसिन और रेफाम्पिन एक ही नाम है, तो जैसे कि हमने बताया था उसका मैकेनिज्म एक्शन, तो राइफाब्यूटेन का भी सेम वही मैकेनिज्म एक्शन है कि इट इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। उससे क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन स्टेप रुक जाएगा, ठीक है, सेम, और सेल डेथ हो जाएगी जैसे ये बताया गया। तो यूजेस क्या है? रेफेब्यूटेन इज नाउ रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस. It is used in the treatment of Mycobacterium avium complex disease, a bacterial infection most commonly encountered in people with late stage of AIDS. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि HIV के एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ इसको दिया जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज साइक्लोसेरीन। तो जैसे कि साइक्लोसेरीन इज अ एनालॉग ऑफ अमाइनो एसिड डी एलानिन with broad spectrum antibiotic and glycinergic activity produced by Streptomyces garyphallus, ठीक है। ये साइक्लोसेरीन का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मानी गई है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ये डी एलानिन जो एक अमाइनो एसिड होता है उसकी तरह दिखती है, एनालॉग है, ठीक है। केमिकली 4 अमाइनो 1,2 ऑक्साजोलिडीन 3,1। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ऑक्साजोलिडीन 3,1, 4 पोजीशन पे एक अमाइनो मॉइटी है, ठीक है। ऑक्साजोलिडीन 3,1, 3 पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है और ऑक्सीजोलिडीन रिंग है। तो मैकेनिज्म एक्शन देखें इसकी, बहुत ही सिंपल है। डी साइक्लोसेरीन interfere with the bacterial cell wall synthesis by competitively inhibiting two enzymes
L-alanine racemase and D-alanine ligase, thereby impairing peptidoglycan formation necessary for bacterial cell wall synthesis. It inhibits incorporation of D-alanine into a peptidoglycan pentapeptide by inhibiting alanine racemase. तो अगर हम सेल वॉल की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसमें दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है एल एलानिन रेसिमेज और दूसरा होता है डी एलानाइन लाइगेज। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एल एलानिन से बनता है डी एलानिन, ठीक है, और डी एलानिन से बनता है डी एलानिन, ये आप देख रहे हैं। यानी कि स्टेप हो रहा है पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस में, दिस वन। तो क्या होता है कि जो साइक्लोसेरीन है हमारी ड्रग, इसकी डी फॉर्म क्या करती है, ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे रेसिमेज और लाइगेज, यहाँ पर रेसिमेज होता है या लाइगेज, ठीक है, तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बन पाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। बहुत सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, जिसको आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। नाउ द यूजेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, साइक्लोसेरिन इज क्लासिफाइड एज सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन में साइक्लोसेरिन को हमने सेकंड लाइन में रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम हमने पहले भी सुना है, हम पढ़ भी चुके हैं। ये एक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से बनती है, मतलब वहां से डिराइव हुई है, और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, ठीक है। केमिकली ये अमाइनोसाइक्लिटोल ग्लाइकोसाइड दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेप्टोडीन हैविंग ए डाइसैकराइल moiety अटैच्ड एट द फोर्थ पोजीशन। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें अमाइनोसाइक्लिटोल ग्लाइकोसाइड रिंग है और स्ट्रेप्टोडीन रिंग moiety होती है, उसके साथ में एक डाइसैकराइल शुगर moiety अटैच्ड होती है इसकी फोर्थ पोजीशन पर। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये moiety है, ये है, और एक ये। तो सबसे पहले इसको 1943 में ये डिस्कवर्ड हुई थी, और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से इसकी डिराइव हुई थी, एक बैक्टीरिया। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हमने डिस्कस किया था, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। ये क्या करते हैं, 16S rRNA और S12 प्रोटीन विद इन द बैक्टीरियल 30S राइबोसोम। तो बैक्टीरियल की जो 30S वाली राइबोसोमल सब यूनिट होती है, वहां पर 16S RNA और S12 प्रोटीन में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड कर जाती है और इंटरफेयर कर देती है इनिशिएशन स्टेप। उससे क्या होगा, इनहिबिटिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज करें देखें तो वैसे ये एंटीबायोटिक है, तो ये एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक कैटेगराइज्ड है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक टिपिकली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। द नेक्स्ट लास्ट एंटीबायोटिक इज कैप्रियोमाइसिन सल्फेट। आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत ही साइक्लिक है, इट इज अ साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक, ठीक है, and similar to viomycin. It is produced by Streptomyces capreolus, ठीक है, साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक है, which is given in the combination with other antibiotic for the treatment of tuberculosis, ठीक है। तो साइक्लोसेरी, ये कैप्रियोमाइसिन सल्फेट एक साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक है, जो कि बियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक की तरह बहुत इसका स्ट्रक्चर सेम है, लगभग मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय Streptomyces capreolus. Common side effect is kidney problem, hearing problem, poor balance and pain at the site of injection, ठीक है। इसमें कैप्रियोमाइसिन में सिर्फ इतना ही, आप एक बस इतना जान लीजिए कि ये साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो हमने आज अपने इस पूरी डिस्कशन में हमने देखा सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स एंड ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ये कैटेगरी यहाँ खत्म हुई। थैंक यू।